खिड़की के पास खड़ी मैं आसमान में चमकते चांद को देख रही थी कि तभी राघव की आवाज मेरे कानों में पड़ी। पानी लेकर नहीं आई तुम? नहीं, मैंने पलटकर कहा। जाओ लेकर आओ, राघव ने लगभग आदेश देते हुए कहा। मैं चुपचाप नीचे चली आई, किचन में रखा बॉटल उठाया और उसमें पानी भरने लगी। जहन में राघव की कही बात घूमने लगी। जब आप यहाँ आ जाओगे तब ढेर सारी बातें करेंगे। बोतल भर चुकी थी और पानी सिंक में गिरने लगा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं पानी लेकर ऊपर चली आई और राघव की तरफ बढ़ा दिया। उसने बोतल लिया और पानी पीने लगा। खिड़की में रखे पर्स पर मेरी नजर गई तो मुझे याद आया, मैंने राघव को तोहफा तो दिया ही नहीं। मैंने बैग से वो बॉक्स निकाला और राघव की तरफ बढ़ा दिया। राघव ने बॉक्स देखकर कहा, ये क्या है? आपके लिए तोहफा है, आपने पसंद किया था ना, मैंने कहा। राघव ने बॉक्स लिया और उसे साइड में रख दिया। उसने एक बार बॉक्स को खोलकर भी नहीं देखा। ये देखकर मेरा मन एक बार फिर भारी हो गया। राघव ऐसा क्यों कर रहा था, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आकर करवट बदल कर लेट गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में आंख में ठहरा आंसू बह गया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये वही सिल्वर कड़ा था जिसे राघव ने खुद पसंद किया था और मुझसे खरीदने को कहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद मुझे नींद आने लगी। जैसे ही आंख लगी, राघव ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, सो गई क्या? मैंने पलटकर देखा तो उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, इसे बंद कैसे करते हैं? मैंने देखा उसके हाथ में वही कड़ा था जो मैंने उसे दिया था। मैंने उसे बंद किया और वापस करवट बदल ली। मैं उससे नाराज नहीं थी, ना ही मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। बस उसे खरीदते वक्त जो खुशी मेरी आंखों में थी वो अब नहीं थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी और मैं खाली आंखों से बस सामने दीवार को देखती रही। देर रात मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो गया। मैंने राघव के लिए दूध गर्म किया और जब नाश्ते के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। मम्मी से कोई गलत बात ना करे सोचकर मैंने उस दिन अपने और उनके लिए नाश्ता बना लिया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मैंने बेमन से नाश्ता किया और अपना काम करने लगी। राघव कब ऑफिस गया कुछ पता नहीं चला। मैं गैलरी में कपड़े सुखाकर वापस आई तो देखा मम्मी किसी से फोन पर बातें करने में लगी थी और फिर उन्होंने एकदम से मुझे सुनाते हुए कहा, अपनी माँ के घर में कौन सा इसने मशीन से कपड़े धोए हैं जो अभी अभी इसे मशीन ला कर दें? अभी नया घर बना है, पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करती रही। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी जेठानी के घर जाना है। जी, मैंने कहा और ऊपर कमरे में चली आई। मम्मी मुझे अपने साथ लेकर भाभी के घर गई, साथ ही अपनी पहचान के कुछ और घरों में भी लेकर गई। दोपहर तक हम सब वापस घर चले आए। दोपहर के खाने के बाद मैं अपने कमरे में आई। शाम में फिर वही घर के काम करते करते कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। राघव के ऑफिस से आने का वक्त हो चुका था, इसलिए मैं ऊपर कमरे में आई और पूरे कमरे को अच्छे से साफ कर दिया ताकि उसे फिर से बुरा ना लगे। सबके खाना खाने के बाद मैं अपने लिए खाना लेकर नीचे रूम में चली आई। यहाँ मैंने एक बात महसूस की और वो ये कि राघव के घर आने के बाद घर में एकदम से सब चुपचाप हो जाते थे। घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता था। मैं खाना खा ही रही थी कि तभी राघव के छोटे भाई ने आकर कहा, भाई पूछ रहा है डीमार्ट चलोगी क्या? वो घर का कुछ सामान लाना है तो तुम भी चलो साथ। उसका मुझे तुम कहकर बुलाना खटका, लेकिन मैंने इग्नोर किया और कहा, मैं खाना खा लूं फिर चलते हैं। ठीक है, तुम आ जाना, कहकर वो चला गया। मैंने खाना खाया, बर्तन धोए और खुद को थोड़ा व्यवस्थित किया और बाहर चली आई। राघव और उसका छोटा भाई गाड़ी में आ बैठे और मैं उनके साथ पीछे आ बैठी। गाड़ी वहां से निकल गई। मेरा मन अच्छा था, शांत था, इसलिए मैं खिड़की से बाहर अपने नए शहर की सड़कें और वहां के नज़ारों को देख रही थी।
रात का वक्त उस पर चमचमाती दुकानें और मॉल्स काफी अच्छे लग रहे थे। कुछ देर बाद हम डीमार्ट पहुंचे। अंदर आकर राघव और उसका भाई आगे बढ़ गए और राघव ने मुझसे ट्रॉली लाने को कहा। मैंने साड़ी पहनी थी, ऊपर से सर पर पल्लू था जो बार बार फिसल कर नीचे गिर रहा था। मैं एक हाथ से उसे संभालती और दूसरे से खाली ट्रॉली उन दोनों के पीछे लिए चल पड़ी। उन दोनों ने घर का सामान लिया। वो एक के बाद एक चीजें उसमें रखते जा रहे थे। वो शहर, उस शहर के लोग, वो जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी और इस वक्त मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ट्रॉली में सामान काफी ज्यादा हो चुका था। राघव और उसका भाई आगे बढ़ गए, मैं पीछे ही रुक गई क्योंकि ट्रॉली के सामान के साथ एकदम से एक लड़का सामने आ गया और मैं उसे साइड हटने को भी नहीं बोल पाई। राघव ने देखा तो मेरे पास आकर कहा, ऐसे क्या चल रही हो, थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे तो इतना बोलती हो, उसे नहीं बोल सकती थी साइड हटने को। वो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो चुका था। अब चलो, राघव ने कहा और आगे बढ़ गया। घर का सब सामान हो चुका था, इसलिए छोटे भाई ने मुझसे कहा, तुम्हें अपने लिए कुछ लेना हो तो ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं अपना सामान अपने घर से लेकर आई थी। चलते हुए मेरी नजर एक रॉ पर पड़ी जहां कुछ स्क्रब्स रखे थे। मैंने उनमें से एक अपने लिए रख लिया। हम तीनों काउंटर की तरफ चले आए। मैं एक एक करके सामान काउंटर पर रखने लगी। सामान रखते हुए राघव की नजर जब स्क्रब पर पड़ी तो उसने उठाकर देखते हुए कहा, ये किसने लिया है? मैंने लिया है, मैंने धीरे से कहा। इसकी क्या जरूरत है, फालतू का खर्चा है। राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इसे वापस रख देती हूँ। मैंने धीरे से कहा, अब ले लिया है तो रख लो। राघव ने कहा और वहां से साइड में चला गया। मुझे एकदम से उन लड़कियों का ख्याल आ गया जिन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है और कई बार बदले में कठोर शब्द भी सुनने को मिलते हैं। छोटे भाई की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। वह मुझे सामान ट्रॉली में रखने को कह रहा था। मैंने उसकी हेल्प की और फिर मार्ट से बाहर चले आए। राघव और उसका भाई गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मुझसे सामान की वो ट्रॉली संभाले नहीं संभल रही थी, ऊपर से साड़ी का पल्लू। राघव ने पलटकर देखा तो मेरी तरफ चला आया। उसे अपनी ओर आते देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल वो खुशी गायब हो गई जब उसने कहा, तुमसे एक ट्रॉली नहीं संभल रहा, चलो आओ। उसके शब्दों में परवाह कम और ताना ज्यादा था। मैं चुपचाप उसके पीछे चली आई और सामान निकालकर पीछे सीट पर रखने लगी। सब सामान रखकर मैं पीछे आ बैठी और हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। घर से आते वक्त मेरी आंखों में जो खुशी थी, वापसी में अब वो उदासी में बदल चुकी थी। मैं खामोशी से पीछे बैठी, एक बार फिर खिड़की के बाहर देखती रही और इस बार उस शहर की रोशनी मुझे अपनी आंखों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। अगली सुबह मैं धुलने वाले कपड़े लेने ऊपर आई। देखा राघव नहा चुका था। इस घर में आने के बाद मैंने उसे मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। उसे अपसाइड देखकर मैंने आज पूछ लिया, क्या हुआ है आपको? आप सुबह सुबह ऐसे मुंह बनाकर क्यों घूमते हैं? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, उसने उखड़े स्वर में कहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप ठीक से बात क्यों नहीं करते हो? जब देखो तब ऐसे गुस्से में ही रहते हो। मैंने कहा, हाँ तो आदत डाल लो। राघव ने शर्ट पहनते हुए कहा, ऐसे कितनी चीजों की आदत डालनी होगी मुझे? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो एटलीस्ट आप मुझे बताइए। मैंने इस बार थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तुमसे क्या गलतियां हो रही है और कितनी ही गलतियों को इग्नोर कर देता हूं मैं। अभी नई नई है, सीख जाएगी ये सोचकर। राघव ने थोड़ा गुस्से से लेकिन दबी आवाज में कहा, पर मैंने किया क्या है? मैं जब से यहाँ आई हूं आप ऐसे ही बर्ताव कर रहे हो। मैंने कहा और ये कहते हुए मेरी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे। कपड़े ठीक से धोने आते भी हैं तुम्हें? मेरी टी शर्ट को कलर लगा दिया, उसने गुस्से में मेरी तरफ देखकर कहा। कल आपके कपड़े मैंने नहीं धोए।
उन्हें तो मम्मी ने भिगोया। मैंने कहना चाहा, लेकिन राघव ने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी और मेरी तरफ आकर कहा, ये ध्यान रखना तुम्हारा काम है, अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप धुलने वाले कपड़े उठाए और उन्हें लेकर नीचे चली आई। गैलरी में आकर जैसे ही कपड़े भिगाने लगी, मम्मी ने आकर कहा, रघु के कपड़ों को जरा अलग से भिगो देना, जरा सा भी दाग लगा तो वो तेरा खाया पिया निकाल लेगा। उनकी बात सुनकर मुझे कुछ देर पहले घटी बात याद आ गई और मैं बहुत ध्यान से अपना काम करने लगी। राघव नीचे आया और ऑफिस चला गया। दिन भर मम्मी ने मुझे अपने साथ घर की साफ सफाई में लगाए रखा। नया घर बना था और इसमें फर्नीचर का काम चालू था। दोपहर के 3 बजने को आए। मेरे हाथ अब दर्द करने लगे थे और मम्मी भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे जाकर आराम करने को कहा। रात के खाने के बाद राघव अपने किसी दोस्त से मिलने बाहर चला गया। मैंने देखा मम्मी दर्द से परेशान है। मैंने उनके लिए तेल गर्म किया और उनके पास चली आई। ये क्या है? उन्होंने हैरानी से पूछा। वो आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, मैं ये तेल लगा देती हूँ, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, मैंने नीचे बैठते हुए कहा और तेल से उनके पैरों की मालिश करने लगी। उनके चेहरे पर सुकून के भाव थे। रात के 9 बजने को आए तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। तब तक राघव भी वापस घर आ चुका था। राघव को कमरे में देखकर मम्मी बाहर पापा की तरफ चली गई। मैं बिस्तर पर पड़े मम्मी पापा के कपड़ों को कबर्ड में रखने लगी। राघव ने मम्मी के कमरे का कबर्ड खोला, उसमें रखे अपने सूट को बाहर निकाला, उसमें रखे अपने सफेद शर्ट को निकाला और मेरी तरफ लगभग फेंकते हुए कहा, इसे धो दो। अभी इसी वक्त? मैं इसे कल धो दूंगी, मैंने कहा। नहीं, मैं इसे कल ऑफिस पहन कर जाऊंगा, अभी धो, राघव ने कहा। मैंने देखा वो शर्ट काफी गंदा हो चुका था और उसकी बाजू पर रंग लगा था जो कि काफी गहरा पड़ चुका था। मैंने उसे देखते हुए कहा, इस पर रंग लगा है, ये आसानी से नहीं जाएगा, मैं कल दिन में से ब्लीच से साफ करके धो दूंगी, जितना बोला है उतना कर, राघव ने मेरी तरफ देखकर गुस्से से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा और लेकर वही बाथरूम में चली आई। मैंने उसे धोना शुरू किया, लेकिन वो दाग निकलने को तैयार ही नहीं थे। राघव वहां से चला गया। मेरे हाथ दर्द करने लगे थे, पर वो दाग नहीं छूटे। रात के 10 बजने को आए। मैं थक चुकी थी। मम्मी कमरे में आई। उन्होंने मुझे बाथरूम में देखा तो कहा, इतनी रात में किसके कपड़े धो रही हो तुम? उनका शर्ट है, उन्होंने कहा इसे अभी धोना है, लेकिन ये दाग नहीं जा रहा, मैंने सब करके देख लिया पर ये नहीं निकल रहा, मैंने लगभग रुआंसा होकर कहा। ठीक है, अभी इसे धोकर सुखा दो, कल ब्लीच मंगवा लेना, उससे चला जाएगा, मम्मी ने कहा तो मैं शर्ट को लेकर ऊपर चली आई। मेरे कमरे से लगकर बालकनी थी। मैंने शर्ट वहां सुखा दी और जैसे ही अंदर आई, राघव ने कहा, दाग निकल गया? मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन पूरा नहीं निकला, मैंने कहा। किसी काम की नहीं हो तुम, राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे सुन गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर पर आकर लेट गई। हाथों में दर्द होने की वजह से मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। बहुत कोशिश करने के बाद भी आंखों से आंसू बह गए। मैं धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रही थी। राघव के सामने मैं क्यों हमेशा खामोश हो जाती थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मैं बिना आवाज के रो रही थी और अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। राघव की नींद खुली और उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज सुनकर वह समझ गया कि मैं रो रही हूं। कुछ नहीं हुआ तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी कहा था मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, राघव ने गुस्सा होते हुए कहा। मैं रो नहीं रही, वो जुकाम की वजह से मेरा नाक बंद है, इसलिए मेरी आवाज चेंज है, मैंने जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। तुम ये सब करती हो ना तो मुझे घुटन महसूस होती है, राघव ने चिढ़ते हुए कहा। पर मैंने ऐसा क्या किया है?
आप मेरे साथ ये सब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ना चाहते हुए भी मैंने राघव से अपने मन की बात कह दी। क्या किया मैंने? सब मिल तो रहा है तुम्हें इस घर में, किस चीज की कमी है? तुम जैसे चाहे वैसे रहो, कौन मना कर रहा है? उसने गुस्से से कहा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझसे ठीक से बात कर लोगे, मेरे लिए वही काफी है, मैंने सिसकते हुए कहा। राघव मेरी तरफ पलटा और मुझे गले लगाकर कहा, तुम्हें मुझसे जबरदस्ती वाला प्यार चाहिए या वो प्यार जो अपनी खुशी से दूं? मुझे बस आपसे इज्जत चाहिए, मैंने हिम्मत करके कहा। मेरी बात सुनकर राघव ने एकदम से मुझे खुद से दूर किया और करवट बदलकर सो गया। ऐसा क्या मांग लिया मैंने, वो जो इतना कठोर हो गया? मैंने उससे बात करने के लिए जैसे ही अपने हाथ से उसके कंधे को छुआ, उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, क्या तुम चाहती हो मैं इस कमरे से बाहर चला जाऊं? तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, इसका जवाब दे दूंगा तुम्हें। राघव की बात सुनकर मैं उससे दूर हट गई और किनारे आकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 13। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ।